हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोमांटिक और थ्रिलर ड्रामा देखने को मिल सके। माँ की हीरोइन जिनसू जो कि एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है और बहुत ही प्यारी होती है और अपने पेरेंट्स की लाडली होती है। वह जिनसू की लाइफ में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती सिवाय उसके दीदी की, जो वो उसे किसी गलतफहमी की वजह से बचपन में ही छोड़कर चली गई होती है। लेकिन उसकी फैमिली उसकी दीदी और उसकी सौतेली माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर उन्हें कहीं भी उनका कोई भी अता पता नहीं मिलता। आगे जिनसू अपनी माँ की बीमारी की दवाई लेने के लिए नहर पर जाती है कमल के फूल का पानी लेने के लिए, और वो उस पानी को लेकर घर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे उसके टीचर मिल जाते हैं जो बहुत ही जख्मी हालत में होते हैं। तो जिनसू उन्हें अपने घर लेकर आती है और अपने पापा को उनका इलाज करने को कहती है क्योंकि उसके पापा एक डॉक्टर होते हैं और उन्होंने मेडिसिन पर बहुत पढ़ाई भी की होती है। तो टीचर इलाज करवाने से पहले जिनसू को कहते हैं कि वो नहर पर जाए और उनके लिए वो क्लॉक वॉच लेकर आए क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिनसू टीचर के कहने पर उस क्लॉक वॉच को लेने के लिए नहर पर चली जाती है और वहाँ जाकर उसे ढूंढकर उसे लेकर घर की तरफ निकल जाती है। इधर कुछ घुसपैठिए उस टीचर को मारने के लिए जिनसू के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो जिनसू के पापा से पूछते हैं कि वो टीचर कहाँ पर है, पर जिनसू के पापा उसे कुछ भी नहीं बताते क्योंकि वो उस टीचर को बचाना चाहते हैं। लेकिन इस चक्कर में उनकी वाइफ उस गुंडे के भेंट चढ़ जाती है और वो गुंडा उसकी वाइफ को मार देता है और उसके बाद वो जिनसू के पापा को भी मार देता है। आगे जिनसू जब घर आती है और अपने घर की ऐसी हालत देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो अपने पापा से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या हो गया, तो उसके पापा उसे कुछ नहीं बताते और उसे वहाँ से भागने को कहते हैं। तो जिनसू उन गुंडों से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है कि सही टाइम पर वहाँ पर टीचर आ जाता है और वो जिनसू की जान बचा लेता है और जिनसू से माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से आज उसकी फैमिली के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो जिनसू टीचर से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, तो टीचर कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगी, इस वॉच को अगले मंगलवार को चर्च में जाकर इसे डिलीवर कर दोगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टीचर ये कहकर जिनसू को वहाँ से भगा देते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उस टीचर को जान से मार डालते हैं और उसके पास से वो क्लॉक वॉच ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कहीं भी क्लॉक वॉच नहीं मिलता। तो वो अपने मालिक को कहते हैं कि शायद वो वॉच उस लड़की के पास है। तो ली कहता है चाहे कुछ भी करो पर उस वॉच को ढूंढ कर लाओ क्योंकि उस वॉच में हमारा काला चिट्ठा है, अगर वो वॉच उन लोगों के हाथ लग गई तो हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए किसी भी कीमत पर उस वॉच को ढूंढ कर लाओ। आगे वो घुसपैठिए जिनसी के घर में आग लगा देते हैं ताकि उनके कारनामों के बारे में किसी को भी पता ना चले। जब जिनसी ये सब देखती है वो तो पूरी तरह पागल हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ और किसने उसकी फैमिली को मारा। तो जिनसी डिसाइड कर लेती है कि वो इस बारे में पता लगा कर ही रहेगी कि आखिरकार उन लोगों ने उसकी फैमिली को जान से क्यों मारा। इसलिए जिनसी उस क्लॉक वॉच को डिलीवर करने के लिए दूसरे शहर जाने लगती है क्योंकि अब वही एक वॉच है जो उसे सच्चाई की तह तक पहुंचा सकता है। आगे हमारे हीरो जैन की एंट्री होती है जो अपने बॉस के लिए दवाई लेकर आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर लोंगसी के कुछ बंदे उस पर हमला कर देते हैं ताकि वो दवाई लेकर सही टाइम पर बॉस के पास ना जा सके और बॉस इस बात को लेकर उसे पनिश करे। पर जैन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो उन गुंडों को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है और वो मेडिसिन लेकर वहाँ से भाग जाता है पर वो गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके पीछे बोट तक पहुँच जाते हैं। इधर जिनसी जब उन गुंडों को देखती है तो उसे लगता है कि उसे इस बंदे की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए वो जैन की हेल्प करने के लिए चली जाती है। तो जैन कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, पर जिनसी जाने का नाम ही नहीं लेती और उसके छुपने में उसकी हेल्प करती है कि तभी वहाँ पर वही गुंडा आ जाता है। तो जैन उस गुंडे से अपने आप को बचाने के लिए वो जिनसी को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो जिनसी ये सब देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो उसे खींच कर एक थप्पड़ मारने वाली होती है पर जैन उसका हाथ रोक देता है और कहता है तुम भी तो यही सब चाहती थी, तो फिर ये सब नौटंकी क्यों कर रही हो। और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिनसी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैन को कहती है मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसा तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन तुमने मेरे हेल्प को कुछ और ही समझ लिया, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो जैन कहता है मैं तुमसे क्यों माफी मांगू, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर लोंगसी का गुंडा आ जाता है और वो जैन पर हमला कर देता है। तो जैन उस गुंडे से लड़ने लगता है जिस चक्कर में जिनसी पानी में गिर जाती है और जैन की मेडिसिन भी पानी में गिर जाती है। तो जैन को जिनसी को बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। आगे जैन जिनसी की जान बचाता है और उसे होटल रूम में लेकर आता है। आगे जब जिनसी की नींद खुलती है और वो अपने आप को ऐसी हालत में देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो जैन पर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने उसका फायदा उठाया। तो जैन उसे बताता है कि उसने उसका कोई फायदा नहीं उठाया बल्कि उसने तो उसकी जान बचाई है और वो उसे थैंक यू कहने के बजाय उस पर इल्जाम लगा
रही है। तो जिनसी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं पानी में भी तो तुम्हारी वजह से गिरी थी, अगर तुम नहीं आते तो मैं नहीं गिरती। तो जैन कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा था मेरी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आगे जैन की पूरी गैंग जैन को लेने के लिए आती है। तो जैन हीरो की तरह तैयार होकर नीचे आता है कि तभी उधर से जिनसी भी नीचे आती है और वो जैन को इग्नोर करके उसके रास्ते ही चलने लगती है। तो सारे लोग ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो सेकंड मास्टर के रास्ते के बीच में आ रहा है। आगे जैन जाने से पहले जिनसू को कहता है तुमने मेरी जान बचाई है और मैं किसी का एहसान नहीं रखता, इसलिए ये लो लॉकेट, इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। तो जिनसू उस लॉकेट को लेने से मना कर देती है। तो जैन जबरदस्ती उसके हाथ में उस लॉकेट को थमा देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर तांग हाई को जिनसू का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता तो वो जिनसू की वॉच चोरी कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये वॉच जैन की है और वो ये कारनामा करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे लॉन्ग से अपने बॉस के दिमाग में जैन के खिलाफ बातें भरने की कोशिश करता है कि जैन जानबूझकर उनकी दवाई लेकर नहीं आया क्योंकि वो उन्हें बचाना ही नहीं चाहता। और यहाँ पर लॉन्ग सी जैन को बॉस की नजरों में गिराने की कोशिश करता है। तो जैन बॉस को कहता है बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी दवाई लाने की बहुत कोशिश की लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से आपकी दवाई बर्बाद हो गई। लेकिन अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है और आपको लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे वो मंजूर होगी। तो बॉस जैन के पास जाता है और कहता है मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। दूसरी तरफ जिनसू को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसे लूटने की कोशिश करते हैं लेकिन जब उन गुंडों की नजर जैन के उस लॉकेट पर पड़ती है उसे देखकर उन लोगों की तो खटिया ही खड़ी हो जाती है और वो जिनसू के सामने झुक जाते हैं और उनसे भीख मांगने लगते हैं कि वो जैन को इस बारे में कुछ भी ना बताए क्योंकि अगर जैन को पता चल गया कि हमने उनके लोगों को परेशान किया है तो वो हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे और ना ही जिंदा छोड़ेंगे। तो जिनसू समझ जाती है कि इन लोगों को जैन का डर है और ये लोग ही उसे जैन के पास पहुंचाएंगे। आगे जिनसू उन लोगों के सहारे से जैन के घर जाती है तो वहां जाकर देखती है कि जैन कहीं पर जा रहा होता है। तो जिनसू उसके पीछे पीछे एक पार्टी में पहुंच जाती है और वो जैन से मिलने की कोशिश करती है पर वहां का गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि उसके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं होती और बिना इन्विटेशन कार्ड के वो पार्टी के अंदर नहीं जा सकती। तो बेचारी जिनसू बहुत ही परेशान हो जाती है और वो नए नए तिकड़म लगाती है ताकि वो पार्टी के अंदर जा सके पर वो नहीं जा पाती कि तभी वहाँ पर डॉन की एंट्री होती है और वो जिनसू की हेल्प करता है और उस गार्ड को कहता है कि हमें अंदर जाने दे। पर वो गार्ड उन दोनों को अंदर जाने नहीं देते क्योंकि उन दोनों के पास इन्विटेशन कार्ड नहीं होता। इस बात पर डॉन को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसके भाई ने उसके यूएस से वापस आने की खुशी में ही ये पार्टी रखी होती है पर वहाँ के गार्ड उसे पहचानते ही नहीं और ना ही वो उसे अंदर जाने देते हैं। तो बेचारी डॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो चोरी छुपे उस पार्टी में घुस जाता है और वहाँ जाकर वो अपने कपड़े चेंज करता है और जिनसू को भी कुछ कपड़े देता है ताकि वो पार्टी में आराम से जा सके। आगे जिनसू पार्टी में जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जैन से हो जाती है। तो जिनसू जैसे ही जैन को देखती है तो वो उससे अपना घड़ी मांगने लगती है। तो जैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके पास उसकी क्लॉक वॉच नहीं होती और जिनसू उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही होती है। आंग से अपने पार्टनर मोटू के साथ मिलकर जैन के खिलाफ साजिश रच रहा हो क्योंकि इन दोनों का जानी दुश्मन जैन ही होता है और ये दोनों किसी भी कीमत पर जैन को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि जैन के रास्ते से हटने के बाद पूरे संघाई पर ये दोनों राज कर सके। तो मोटू लोंगसी को कहता है कि हम जैन को इस तरह नहीं हरा सकते, हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। जब तक हमें जैन की कमजोरी पता नहीं चल जाती तब तक हम जैन को नहीं हरा सकते, इसलिए उसकी कमजोरी का पता लगाओ। तो लोंगसी कहता है उसकी कोई भी कमजोरी ही नहीं है तो मैं कौन सी कमजोरी का पता लगाऊं। तो मोटू कहता है हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, जैन की भी होगी, बस तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है क्योंकि एक बार अगर हमें जैन की कमजोरी पता चल गई तो हम उसे आसानी से अपने रास्ते से हटा सकते हैं। आवाज जाती है अपना क्लॉक वॉच मांगने के लिए तो जैन उसे बताता है कि उसके पास उसका कोई भी क्लॉक वॉच नहीं है, इसलिए बेकार के लिए वो उसे परेशान करना बंद करे। पर जिनसी उसकी बात पर यकीन करने का नाम ही नहीं लेती और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है कि तभी वहाँ पर लोंगसी का गुंडा फिर से आकर जैन पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन जैन अपनी सूझबूझ से उन गुंडों को ठिकाने लगा देता है और वो जिनसी को उसके मामले से दूर रहने को कहता है। तो जिनसी भी कहती है मुझे भी तुम्हारे मामले में पड़ने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे मेरा वॉच दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो जैन उसे बताता है कि उसके पास उसका कोई भी वॉच नहीं है, इसलिए आइंदा से वो उसके रास्ते में ना आए और जैन के कहकर वहाँ से जाने लगता है पर
वो जाने से पहले अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो जिनसी को उसके घर छोड़ आए। तो वो बंदा जिनसी को घर छोड़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लोंगसी का गुंडा फिर से आ जाता है और लोंगसी जिनसी को किडनैप करके अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि लोंगसी को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है कि जिनसी जैन की कमजोरी है और जैन जिनसी को बचाने के लिए उसके पास जरूर आएगा और वो जिनसी के दम पर जैन से अपनी बात मनवा पाएगा। आगे जब जैन को इस बारे में पता चलता है तो वो जिनसी को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है। तो लोंगसी कहता है, मुझे पता ही था ये औरत तुम्हारे लिए बहुत ही मायने रखती है, इसलिए तो तुम इसे बचाने के लिए यहाँ तक आ गए। तो जैन आराम से जाकर उसके टेबल पे बैठ जाता है और चाय पीने लगता है और कहता है, ये लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, अगर तुम इसे जान से भी मार डालोगे ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोंगसी कहता है, बेवकूफ बनाना बंद करो, मुझे पता है ये लड़की तुम्हारे लिए मायने रखती है, इसलिए तो तुम इसे बचाने के लिए यहाँ तक आ गए, इसलिए बकवास करना बंद करो और मेरी बात सुनो। अगर तुम इस लड़की की जान बचाना तो संघाई को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तभी तुम मुझसे बच पाओगे। तो जैन इस बात पर हंसने लगता है कि तभी वहाँ पर जैन का बंदा आ जाता है बॉम्ब लेकर, जिसे देखकर सारे लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और बेचारा लोंगसी भी डर जाता है। तो जिनसी इसी मौके का फायदा उठाकर जैन के पास चली जाती है। तो लोंगसी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जिनसी को गोली मारने लगता है, लेकिन बीच में जैन आ जाता है और वो गोली जैन को लग जाती है। तो जैन के बंदों को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लोंगसी को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से उन लोगों को चुपचाप वहाँ से जाना पड़ता है। इधर ली को जब जैन की हालत के बारे में पता चलता है तो वो पूरे शहर के डॉक्टर को बंदी बना लेता है ताकि कोई भी डॉक्टर ली का इलाज ना कर पाए और ली बिना इलाज के ही ऊपर पहुंच जाए। और ली ये सारा प्लान बनाकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ जिनसी को जैन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि आज जैन की जो भी हालत हुई होती है वो सब उसकी वजह से हुई होती है। और जब जिनसी को पता चलता है कि कोई भी डॉक्टर जैन का इलाज करने के लिए नहीं आने वाला, तो जिनसी खुद ही जैन का इलाज करने लगती है, क्योंकि उसने अपने पापा के साथ रहकर मेडिसिन की पढ़ाई की होती है, इसलिए उसे पता होता है कि गोली कैसे निकालते हैं। तो जिनसी बहुत ही डरी डरी जैन की गोली निकालती है और उसका ट्रीटमेंट करती है और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रख। और जिनसी जैन की जान बचाकर बहुत ही खुश होती है। आगे जैन को भी होश आ जाता है। तो जैन मिंगजी को कहता है, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। तो जिनसी कहती है, तुम्हारे पास जो मेरी वॉच है बस मुझे वो दे दो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैन कहता, अगर ऐसी बात है तो कल सुबह तुम्हें तुम्हारी वॉच मिल जाएगी, तुम घर जाओ और आराम करो। तो जिनसी होटल चली जाती है। अगली सुबह जब जिनसी उठती है तो उसके सामने वो वॉच रहती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। आगे जिनसी उस वॉच को देने के लिए चर्च जाती है। तो वहाँ पर उस वॉच की डिलीवरी करने के लिए कोई और नहीं बल्कि दोंग आता है, क्योंकि दोंग के दोस्त ने उससे हेल्प मांगी थी कि वो इस वॉच को लाकर उसे दे। तो दोंग अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए उस वॉच को लेने के लिए चर्च जाता है। तो यहाँ पर जिनसी दोंग से पूछती है कि आखिरकार उसकी फैमिली को क्यों मारा गया, प्लीज मुझे बताओ। तो दोंग उसे बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बस यहाँ पर डिलीवरी लेने के लिए आया हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारी और हेल्प नहीं कर सकता। तो जिनसी ये सुनकर मायूस हो जाती है कि तभी वहाँ पर वही गुंडे फिर से आ जाते हैं जिनसी को पकड़ने के लिए। तो दोंग जिनसी को कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं उन गुंडों को चकमा देता हूँ, उसके बाद ही तुम यहाँ से निकलना। और दोंग ये कहकर उन गुंडों को चकमा देने के लिए चला जाता है, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ से वो वॉच गिर जाती है और वो उस वॉच को हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। इसलिए दोंग को अपनी जान बचाने के लिए उस वॉच को वहीं पर छोड़कर भागना पड़ता है। इधर जिनसी उस चर्च से भाग रही होती है कि तभी ली की नजर जिनसी पर पड़ती है। तो वो जैसे ही जिनसी को देखता है, उसे देखते ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी, पर एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत ही सदमे में चला गया था। जब ली जिनसी को अपने सामने देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे ली को उसका सामान मिल जाता है। तो वो अपने बंदे को कहता है कि उन बंदों का पीछा करना छोड़ दो, बल्कि तुम इस लड़की का पता लगाओ कि ये कहाँ से आई है और कहाँ पर रहती है, मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए। तो उसका बंदा कहता है, ठीक है सर, मैं इसके बारे में सब कुछ पता लगाता हूँ। इधर जिनसू जैन का ख्याल रख रही होती है कि तभी वहाँ पर मैंग भी आ जाती है जैन का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैंग जैन से बहुत प्यार करती है और वो उसके करीब जाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है। पर जैन को मैंग जरा से भी पसंद नहीं होती, इसलिए वो उससे अच्छे से बात नहीं करता और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिनसू भी वहाँ से जाने लगती है। तो जैन जिनसू को कहता है, तुम मुझे पसंद करती हो ना, इसलिए तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो और मेरे करीब रहने की कोशिश कर रही हो। तो जिनसू ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं और तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे पेशेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ और तुमने मेरी जान भी बचाई है, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो जैन को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती जिनसू को किस कर लेता है। तो जिनसू को भी जैन की ऐसी हरकत पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारी इस हरकत को देखकर तो अब मैं तुमसे और नफरत करने लगी हूँ। मैंने बस इंसानियत के नाते तुम्हारा ख्याल रखा, इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो जैन कहता है, क्या तुम सच
कह रही हो? तो जिनसू कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। तो जैन कहता है ठीक है, आज जो कह रही हो वो हमेशा याद रखना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और ना ही फ्यूचर में कभी भी मुझे पसंद करना। तो जिनसू कहती है ठीक है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर मैंग ये सब देख लेती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से जैन के पास जाती है और उसे जबरदस्ती किस कर लेती है। तो जैन उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है अगर आइंदा से तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो मैंग कहती है मुझ में और जिनसू में आखिरकार फर्क ही क्या है, तुम भी तो उसके साथ यही सब कर रहे थे, अगर तुम्हें यही सब चाहिए तो मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करती हूँ। तो जैन कहता है अपनी औकात मत भूलो, तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, मैंने कभी भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, इसलिए अगर आइंदा से तुम मेरे करीब आई तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ तांघाई जिनसू को किडनैप करके जैन के रूम में जाकर पटक आता है। तो जैन जैसे ही जिनसू को देखता है तो वो उसके साथ रोमांस करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है। तो जिनसू जैन को अपने आप से दूर धकेलती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तो जैन को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो जिनसू को कहता है आज तुमने जो कहा है इसे याद रखना, अगर फ्यूचर में तुम अपनी बात से पलटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जैन ये कहकर जिनसू को वहाँ से जाने को कहता है। तो जिनसू वहाँ से चली जाती है। इधर जिनसू जैन के घर जाती है उसे थैंक यू कहने के लिए कि तभी स्वांग की नजर खाने के डब्बे पर पड़ती है जो जिनसू दोंग के लिए बनाकर लाई हुई होती है। पर यहाँ पर स्वांग को ये गलतफहमी हो जाती है कि जिनसू ये सूप जैन के लिए बनाकर लाई है। तो स्वांग जैन को वो सूप दे देता है। तो जैन बड़े ही मजे से उस सूप को पी रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिनसू आ जाती है और वो ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो जैन से वो प्याला छीन लेती है और कहती है ये सूप तुम्हारे लिए नहीं था, ये तो मैं दोंग के लिए लेकर आई थी। और वो ये कहते कहते रुक जाती है क्योंकि वो जैन के सामने ये जाहिर होने देना नहीं चाहती कि ये सूप दोंग के लिए था, उसके लिए नहीं। तो जैन उस सूप को पीकर बहुत ही खुश होता है। तो यहाँ पर जिनसू जैन को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो जैन कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, दोंग मेरा भी भाई है, मैं उसकी हेल्प नहीं करता तो कौन करता। तो जिनसू कहती है हाँ मैं जानती हूँ लेकिन फिर भी थैंक यू उसकी हेल्प करने के और मेरी भी जान बचाने के लिए। और जिनसू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिनसू दोंग से मिलने के लिए जाती है और उसे वो सूप पीने को देती है। तो दोंग जिनसू को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो जिनसू को कहता है कि वो अपने हाथों से उसे सूप पिलाए। तो जिनसू अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगती है कि तभी वहाँ पर मिंगजी आ जाती है और उन दोनों को इतना करीब देखकर उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। तो मिंगजी की चमची मैंग उन लोगों के पास जाती है और जिनसू को वहाँ से जाने को कहती है। तो दोंग मैंग को चुप कराने की कोशिश करता है पर मैंग किसी की भी नहीं सुनती और वो जिनसू की खूब इंसल्ट करती है। तो जिनसू चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे जिनसू जा रही होती है तो उसकी मुलाकात उसकी बहन से हो जाती है। तो उसकी बहन भी उसका अच्छे से वेलकम नहीं करती, उल्टा उसे खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे धमकी भी देती है कि वो आइंदा अपना पाँव इस घर में ना रखे क्योंकि उसका यहाँ पर आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जिनसू अपनी बहन की ऐसी कड़वी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और मिंगजी अपने गार्ड से कहलवाकर जिनसू को अपने घर से बाहर फेंकवा देती है। आगे मिंगजी को जिनसू बहुत ही खटकने लगती है क्योंकि जिनसू उससे उसके दोंग को छीनने की कोशिश कर रही होती है। तो मैंग मिंगजी को कहती है दीदी आप परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है उस लड़की को इस शहर से बाहर फेंकवाने का। आगे मैंग होटल जाती है और वहाँ की मैनेजर को रिश्वत देती है ताकि वो जिनसू को इस होटल से बेइज्जत करके बाहर फेंक सके। तो वो मैनेजर मैंग के कहने पर जिनसी से बहुत ही काम करवाती है, ना ही उसे खाने को देती है और ना ही उसे रेस्ट करने को देती है बल्कि उससे ढेर सारे काम करवाती है। और बेचारी जिनसू भी चुपचाप मैनेजर की सारी बातें मानती है क्योंकि उसके पास मैनेजर की बात मानने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। आगे जिनसू इतना काम कर लेती है जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है पर उस मैनेजर को तब भी उस पर तरस नहीं आता और वो फिर भी उसे उस पर रहम नहीं आता और वो उससे ढेर सारे काम करवाती है और उसके बाद उस पर चोरी का इल्जाम भी लगवा देती है। तो जिनसू कहती भी है कि उसने चोरी नहीं की है पर वो मैनेजर उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है और उसे खूब मार पीट कर अपने होटल से बाहर निकाल देती है। तो तोंग को जिनसू की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और उसे जिनसू के लिए बहुत बुरा भी लगता है पर बेचारी भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो भी उस होटल की एक सर्वेंट ही होती है। इधर जैन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जिनसू की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें कभी भी तंग नहीं कर सकेगा और वो उसके साथ एक शानदार लाइफ जिएगी। पर जिनसू उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो जैन से प्यार नहीं करती और वो बिना प्यार के किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती। तो जैन कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बाद तुम्हें बहुत ही फायदा होगा। तो जिनसू कहती है मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं है, मैं तुम्हारे बिना भी इस दुनिया में जी कर दिखाऊंगी। और जिनसू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर तोंग को पता चल जाता है कि मैनेजर ने जानबूझकर जिनसू को होटल से बाहर निकाला है। तो तोंग जैन के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए पर जैन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर जिनसू हर जगह काम मांगने के लिए जाती है पर कहीं भी उसे कोई भी काम नहीं मिलता। तो बेचारी थक हार कर एक भिखारी के पास पहुँचती है तो वो भिखारी उसकी हेल्प करता है
और उसे खाना भी खाने को देता है। तो बेचारी जिनसू उस खाने को खाकर राहत महसूस करती है क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ होता है। इधर से तब जिनसू एक जगह पर ऑडिशन देने के लिए जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक डांसर की जरूरत है, लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि यहाँ पर उसे एक बार डांसर बनकर अमीरों को लुभाना पड़ेगा और उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। तो जिनसू जैसे ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वहाँ का मालिक उसे भागने नहीं देता और कहता है तुमने पहले ही हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तुम 10 साल तक हमारी एम्प्लॉय हो, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो बेचारी जिनसू ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो बॉस को कहती है कि वो ये काम नहीं करेगी। तो वो बॉस जिनसू से जबरदस्ती काम करवाने लगता है और उसे मारने पीटने लगता है। तो ऐना बीच में आ जाती है और वो बॉस को शांत करती है और कहती है आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं इसे समझाती हूँ। और ऐना उस बॉस को समझा बुझाकर वहाँ से भगा देती है। आगे ऐना जिनसू को समझाती है कि उसका यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसे बॉस की बात माननी ही होगी। तो जिनसू कहती है उसकी बात मानने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। तो ऐना को जिनसू के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तो ऐना कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी और किसी को भी तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी। आगे वो लोग पार्टी में जाते हैं तो जिनसू ऐना के पीछे ही रहती है। तो वहाँ पर एक बुढ़े की नजर जिनसू पर पड़ जाती है और वो उसके साथ रात बिताने की प्लानिंग करने लगता है। तो ऐना उस बुढ़े के इरादे को पहले ही भांप लेती है, तो वो उस बुढ़े को ऐना से दूर रखने की कोशिश करती है, पर वो बुढ़ा अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता और वो जिनसू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो ऐना यहाँ पर भी जिनसू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो बुढ़ा ऐना की किसी भी कोशिश को कामयाब होने नहीं देता कि तभी वहाँ पर जैन आता है और उस बुढ़े को सबक सिखाता है और सबके सामने ये कहता है कि जिनसू उसकी है और कोई भी उसकी चीजों को हाथ लगाए ये जैन को पसंद नहीं। तो सारे लोग जैसे ये बात सुनते हैं तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि पूरे संघाई में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जैन के खिलाफ जा सके। और यहाँ पर जैन उस पागल बुढ़े को सबक सिखाता है और उसके बाद वो उस मालिक से मिलता है और उससे वो ऐना का कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है। तो उस मालिक की तो हवा ही टाइट हो जाती है जैन को अपने सामने देखकर। तो जैन कहता है अगर आइंदा तुमने जिनसू को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके बाद जैन जिनसू को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे जैन समझ जाता है कि जिनसू एक स्वाभिमानी लड़की है, वो कभी भी उसकी हेल्प नहीं लेगी। तो इसलिए जैन जिनसू को कहता है तुमने 3 बार मेरी हेल्प की तो मैंने बदले में तुम्हारी 3 बार हेल्प की, तो अब हमारा हिसाब क्लियर। तो जिनसू कहती है जो भी हो थैंक यू सो मच मुझे उस बुढ़े से बचाने के लिए। तो जैन कहता है मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, अगर एक बार तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें छूने की। तो जिनसू कहती है मेरा जवाब अभी भी ना है। तो जैन कहता है इतना कुछ हो गया है लेकिन फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई है। तो जिनसू कहती है अगर आज तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने नहीं भी आते तो भी मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती अपने आप को बचाने का, लेकिन अगर मैं खुद को नहीं बचा पाती तो उन लोगों के सामने अपने इज्जत की भेंट चढ़ाने से पहले खुद को मार देती, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरे पेरेंट्स का सर नीचा हो। इसलिए थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। और जिनसू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जैन जिनसू को देखता ही रह जाता है। आगे जैन अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो जिनसू के पीछे 2 बंदे लगा दे ताकि वो उसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहे। आगे जैन जिनसू की जॉब ढूंढने में हेल्प करता है, पर जिनसू को जरा से भी भनक लगने नहीं देता है कि ये सब उसका कारनामा है। और जैन दूर से ही जिनसू को खुश देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे जिनसू एक मेकअप कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए जाती है, तो वहाँ की ऑनर जिनसू के वेशभूषे को और उसकी मासूमियत को देखकर उसे सिलेक्ट कर लेती है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेती है। तो जिनसू ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसे एक अच्छी जगह पर काम मिल गया। आगे जैन उस कंपनी की ओनर को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने जिनसू को अपने यहाँ काम पर रखा। तो वो ओनर जैन को बताती है कि उसने उसकी सिफारिश पर जिनसू को काम पर नहीं रखा, बल्कि उसे जिनसू के अंदर वो लगन और वो मेहनत और वो एलिगेंट दिखा जिस वजह से उसने जिनसू को काम पर रखा, क्योंकि जिनसू को देखकर लगता है कि वो आगे जाएगी। तो जैन कंपनी की ओनर से जिनसू के बारे में इतनी अच्छी इधर मिंगजी और उसकी चमची मैंग को भी पता चल जाता है कि जिनसू को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है। तो मैंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और मैंग उस कंपनी की मैनेजर को जिनसू के खिलाफ भड़काती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो कुछ भी करे पर जिनसू को उस कंपनी से बाहर निकाल दे। तो उस मैनेजर को भी जिनसू खास पसंद नहीं होती, तो वो भी मैंग के साथ हाथ मिला लेती है जिनसू को उस कंपनी से बाहर निकलवाने के लिए। आगे वो मैनेजर जिनसू से ढेर सारे काम करवाती है और जिनसू चुपचाप वो सारे काम कर लेती है
क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसके काम का हिस्सा है। आगे वो मैनेजर जिंसू को काम से बाहर निकालने के लिए प्रोडक्ट में कुछ खराबी कर देती है और इसका सारा इल्जाम जिंसू पर लगा देती है। तो कंपनी की मालकिन को जब इस बारे में पता चलता है तो उसे ये बात जानकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जिंसू इतनी बड़ी गलती करेगी। तो जिंसू अपने बॉस से माफी मांगती है, पर उसकी बॉस उसकी एक बात भी नहीं सुनती। उल्टा मैनेजर जिंसू को ये कहती है कि तुमने जो कंपनी का इतना नुकसान किया है इसकी भरपाई तुम्हें ही करनी होगी। अगर तुमने भरपाई नहीं की तो तुम्हें इस जॉब को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। तो बेचारी जिंसू बहुत ही परेशान हो जाती है कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगी। तो वो डोंग के पास जाती है पैसे मांगने के लिए, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो डोंग से इतने सारे पैसे मांग सके। तो वो डोंग से बिना पैसे मांगे ही वहाँ से चली जाती है और बेचारी रास्ते भर में सोचती हुई जा रही होती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी कि तभी उसकी मुलाकात जैन से हो जाती है। तो जैन जिंसू को इतना परेशान देखकर जिंसू से पूछता है कि अब क्या हो गया, अब वो इतनी परेशान क्यों है। तो जिंसू जैन से कुछ पैसे उधार मांगती है। तो जैन कहता है जब तक तुम मुझे रीजन नहीं बताओगे कि तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो जिंसू जैन को पूरी बात बता देती है। तो जैन जब पूरी बात जानता है तो वो जिंसू को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए और तुमने वो पैसे जाकर कंपनी में भर दिए तो इससे साफ साफ साबित हो जाएगा कि यहाँ पर सारी गलती तुम्हारी है और तुम कभी भी उस गुनहगार को नहीं पकड़ पाओगी जिसने तुम्हें बुली किया और जिसने तुम्हें इन सब में फंसाया। तुम्हें पता है जब मैं संघाई में पहली बार आया था तो यहाँ के लोग मुझे और तांघाई को बहुत ही बुली करते थे। पहले तो हमने इन्हें इग्नोर किया, लेकिन एक दिन तंघाई की जान पर बन आई थी। उसी दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि अगर हमें किसी ने बुली किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा, अगर तुमने उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो वो लोग तुम्हें इसी तरह बुली करते रहेंगे और तुम चुपचाप इसी तरह सहती रहोगी। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ो, तभी तुम संघाई में टिक पाओगी। आगे जिंसू भी जैन की बातों को ध्यान से सोचती है तो उसे समझ में आता है कि जैन कोई गलत बात नहीं कर रहा था। अगर वो इसी तरह सहती रही तो वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे जिंसू अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामों को गलत साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगती है और वो जाकर अपनी बॉस को बता देती है कि इन सारे कारनामों में उसका कोई भी हाथ नहीं था, उसने कोई भी लापरवाही नहीं की और ना ही उसने कोई भी सामान खराब किया। तो बॉस को जिंसू की बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि जिंसू अपने बेगुनाही की सारी सबूतों को पेश करती है। तो बॉस भी जिंसू को माफ कर देती है। आगे उस मैनेजर को जब ये बात पता चलती है तो वो जिंसू पर बहुत ही भड़कती है। तो जिंसू उस मैनेजर को बताती है कि उसने बॉस के सामने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आइंदा से उसने उसे परेशान करने की कोशिश की या उसकी लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। इसलिए तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपने काम से काम रखने दो, समझ आई। और जिंसू यहाँ पर उस मैनेजर को मुंह तोड़ जवाब देती है। आगे जब जैन को जिंसू के इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होता है कि फाइनली जिंसू प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख रही है। इधर ये जिंसू को भी पता चल जाता है कि जैन वैसा इंसान नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचा करती थी। जैन बहुत ही अच्छा इंसान है और वो दिल का बहुत ही अच्छा है। वेल फाइनली जिंसू को भी जैन की अच्छाइयाँ धीरे धीरे दिखने लगती है और इन दोनों की नजदीकियाँ भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आगे जैन के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके शहर में बहुत सारे लोग ड्रग्स बेच रहे हैं और उस ड्रग्स की वजह से उसके बहुत सारे भाई दोस्त उस ड्रग्स का शिकार बन रहे हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। जब जैन को इस बारे में पता चलता है तो जैन अपने भाइयों को उन ड्रग्स से बचाने की कोशिश करता है और इन सब में वो जिंसू की भी हेल्प मांगता है क्योंकि वो इस मामले में जिंसू के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए वो जिंसू को कहता है कि वो कोई ऐसी दवाई तैयार करे जिससे वो अपने भाइयों को उन ड्रग्स से दूर रख सके। तो जिंसू कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी। आगे जैन को पता चलता है कि इन सारे ड्रग्स का काम कोई और नहीं बल्कि लोंगसी कर रहा है। तो जैन लोंगसी को ड्रग्स बेचने से मना करता है और कहता है कि आज के बाद संघाई में कोई भी ड्रग्स नहीं बेचेगा क्योंकि इस ड्रग्स से बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। और जैन लोंगसी के सामने उसके सारे सामानों को आग भी लगा देता है। तो लोंगसी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ये मामला अपने बॉस के पास लेकर जाता है। तो बॉस जैन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोंगसी के सामानों को जलाने की, तुम्हें पता है ना इन सारे सामानों की वजह से ही हमारा बिजनेस चलता है और हमारे घर का चूल्हा जलता है, तो तुम इस काम के बीच में कैसे आ सकते हो। तो जैन कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। इस बिजनेस की वजह से मेरे बहुत सारे साथियों की जान गई है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ड्रग्स वाले बिजनेस पर रोक लगा दीजिए। और हमारे सारे साथियों का भी यही मानना है। तो बॉस को जैन के सामने झुकना ही पड़ता है क्योंकि सारे लोग जैन के साथ होते हैं। आगे जैन डोंग और जिंसू को एक साथ देख लेता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब रहते हैं। तो जैन को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा जाकर जिंसू पर निकालता है और कहता है आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे छोड़कर
हर दोंग के पीछे पड़ी हुई हो। वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, दिल का अच्छा है और एक साफ सुथरी लाइफ जीता है, इसलिए तुम उसके पीछे पागल हो ना। और मैं एक माफिया की लाइफ जीता हूँ, हमेशा गुंडागर्दी करता रहता हूँ, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती ना। तो जिनसू को जैन की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि जैन बातों को गोल गोल घुमाकर बात कर रहा होता है, जो जिनसू को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। आगे जैन अपनी माँ का ब्रेसलेट जिनसू को देने को कहता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कहा था कि जब तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल जाएगी तब तुम उसे ये कंगन पहनाना। तो जैन तंगहाई को कहता है कि वो इस ब्रेसलेट को जाकर जिनसू को दे आए। तो तंगहाई उस ब्रेसलेट को लेकर जिनसू के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात मैंग से हो जाती है, जो जैन पर डोरे डालने के लिए उसके घर आ रही होती है। तो तंगहाई मैंग को उसकी औकात दिखाने के लिए उसे बताता है कि उसके बॉस को जिनसू से प्यार हो गया है, इसलिए वो अपनी मॉम का कड़ा जिनसू को देने के लिए कहा है। इसका मतलब तुम समझती हो कि हमारे बॉस को तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में एक लड़की आ चुकी है जिसके लिए उनका दिल धड़कता है। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें भी अकल आ जाए कि तुम्हारा हमारे बॉस के सामने कोई भी पैतरा नहीं काम करने वाला, इसलिए तुम हमारे बॉस पर से गिव अप कर दो। और तंगहाई ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे तंगहाई जिनसू को जाकर वो कड़ा दे देता है, तो जिनसू उस कड़ा को लेने से मना कर देती है। तो तंगहाई उसके हाथ में वो कड़ा थमाकर वहाँ से भाग जाता है। तो बेचारी जिनसू को मजबूरन उस कड़ा को रखना ही पड़ता है कि तभी वहाँ पर जिनसू की मुलाकात मैंग से हो जाती है। तो मैंग यहाँ पर जिनसू से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो बाद में उसके पीठ पर छुरा भोग सके। और यहाँ पर मैंग जिनसू को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसाती है कि जिनसू भी उसकी बातों में आ जाती है। और यहाँ पर जिनसू मैंग को अपनी बहन की तरह ट्रीट करने लगती है। तो मैंग भी यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो जिनसू से वो कड़ा ले लेती है। तो जिनसू भी वो कड़ा मैंग को दे देती है, क्योंकि उसके लिए वो कड़ा इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में जैन को लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। तो वो जैन का सामान भी अपने पास रखना नहीं चाहती। आगे मैंग मिंगजी के पास जाती है और उसे जाकर पूरी बात बताती है। तो मिंगजू को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी बहन को यहाँ पर आए कुछ ही दिन हुए हैं, पर वो जैन के दिल पर राज कर रही है और जैन उसके लिए कुछ भी कर रहा है। तो मिंगजू यहाँ पर अपनी चमची को कहती है कि वो इस कड़ा को पहने रखे और खास कर जैन के सामने इस कड़े को पहने, ताकि जैन को एहसास हो कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की उसे कुछ भी नहीं समझती। आगे मैंग ऐसा ही करती है, वो जैन के सामने उस कड़े को पहन कर जाती है। जब जैन उस कड़े को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो मैंग से पूछता है कि तुम्हें ये कड़ा किसने दिया। तो मैंग यहाँ पर जैन के दिमाग में जिनसू को लेकर मान भरती है कि जिनसू ने उसे ये कड़ा ऐसे ही दे दिया क्योंकि वो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। तो जैन जैसे ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए जिनसू के पास जाता है और उसे कहता है तुमने ये कड़ा मैंग को क्यों दिया। तो जिनसू कहती है क्योंकि ये कड़ा मेरे लिए मायने नहीं रखता था, इसलिए मैंने ये कड़ा मैंग को दिया। तो जैन को इस बात पर और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है दोंग ने तुम्हें मुट्ठी भर फूल दिए, तुमने इसे सजाकर अपने घर में रखा और मैंने तुम्हें कड़ा दिया तो तुमने इसे कैजुअली किसी को भी दे दिया, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई भी अहमियत नहीं है ना। और जैन यहाँ पर अपना सारा गुस्सा निकाल कर वहाँ से चला जाता है। तो जिनसू भी जैन के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह डर जाती है, पर वो जैन के सामने हार नहीं मानती और अगली सुबह जैन के घर जाती है और कहती है तुमने मुझे वो कड़ा दिया था ना, तो मुझे मेरा कड़ा वापस करो। तो जैन उसे कड़ा वापस कर देता है। तो जिनसू कहती है तुमने मुझे ये कड़ा दिया है तो इसका मतलब ये कड़ा मेरा हुआ, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो जैन कहता है हाँ तुम इसके साथ कुछ भी कर सकती हो। तो जिनसू जैन के सामने ही उस कड़े को तोड़ देती और कहती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए आइंदा से मेरे पीछे पड़ना बंद करो। और जिनसू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जैन उस कड़े की ऐसी हालत देखकर बहुत ही रोता है, क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है, पर वो जिनसू को कुछ भी नहीं कहता। आगे जिनसू के रूम में चोरी हो जाती है तो उसे अपने लिए दूसरा घर ढूंढना पड़ता है। तो वो हर जगह अपने लिए घर ढूंढने के लिए जाती है, पर उसे कहीं भी कोई भी सस्ता घर नहीं मिलता और एक जगह मिलता भी है तो वहाँ का मालिक बहुत ही घटिया इंसान होता है, उसकी गंदी नजर होती है जिनसू पर। तो बेचारी को वो घर भी छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। आगे जिनसू रोड पर अकेले भटक रही होती है कि तभी वो जैन के दोस्त से टकरा जाती है। तो वो जिनसू की हेल्प करता है और उसे एक अच्छे से घर में लेकर जाता है। तो जिनसू उस घर को देखकर बहुत ही खुश होती है कि उसे फाइनली कम बजट में इतना अच्छा घर मिल गया, पर उसे ये नहीं पता होता कि ये सब जैन का कारनामा है। उसने ही उसके लिए ये घर खरीद लिया है ताकि वो आराम से इस घर में रह सके। आगे जैन का दोस्त जैन को कहता है तुमने आज तक किसी भी लड़की के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना तुम जिनसू के लिए करते हो, इसका मतलब मेरे दोस्त को फाइनली प्यार हो गया है। अगर तुम्हें उस लड़की से इतना प्यार है, तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो जाकर तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसके लिए क्या कुछ कर रहे हो। तो जैन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता और तुम भी जिनसू को कुछ भी नहीं बताओगे, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी
पता चले। मैं बस उसे सेफ रखना चाहता हूँ सारी दुनिया की बुरी नजरों से। तो जैन का दोस्त कहता है, तुम उस लड़की से इतना प्यार करते हो पर तुम उसे अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता रहे, आखिरकार तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई। आगे जिनसू बेचारी सैड होकर घर जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है और वो बंदा उन्हीं ग्रुप का होता है जिस ग्रुप ने मिलकर उसके पेरेंट्स की जान ली होती है। तो जिनसू उस बंदे का पीछा करती है ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके, पर वो बंदा जिनसू को पीछा करते हुए देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर जैन आ जाता है और उस बंदे को सबक सिखाता है। तो जिनसू उस बंदे से पूछती है कि आखिरकार वो कौन है, पर वो बंदा कुछ बताने से पहले ही मर जाता है क्योंकि उसने पहले ही जहर खा लिया होता है और इस बार भी जिनसू के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो बेचारी सैड होकर घर वापस चली जाती है। इधर तंगहाई को अपने बॉस को जिनसू के लिए इतना तड़पता हुआ देखकर बिल्कुल भी देखा नहीं जाता और वो सीधा जिनसू के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे बॉस को प्यार नहीं दे सकती तो तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। पर जिनसू जाने का नाम ही नहीं लेती। तो तंगहाई कहता है, तुम्हें पता है मेरे बॉस ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए अपना दिल खोल कर रख दिया, लेकिन तुमने बदले में उन्हें क्या दिया, तुमने उनकी माँ का दिया हुआ तोहफा उनके ही सामने तोड़ दिया। जब जिनसू को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने जैन के साथ बहुत ही गलत किया। तो जिनसू अपनी गलती को ठीक करने के लिए उस कड़े को ठीक करवाती है और जैन को जाकर देती है और उससे माफी भी मांगती है। तो जैन कहता है, चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर भाग लो लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा सिर्फ मेरी ही रहोगी। तो जिनसू जैन की ऐसी साइको वाली बातें सुनकर फिर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिनसू की कंपनी में एक पार्टी होने वाली होती है तो उसकी बॉस उसे उस पार्टी में बॉल डांस करने को कहती है। तो जिनसू मना कर देती है क्योंकि उसे डांस नहीं आता, पर उसकी बॉस उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे हुक्म देती है डांस करने का। हान के बेचारी जिनसू अकेले ही डांस सीखने की कोशिश करने लगती है। इधर जैन चोरी छुपे उसे डांस करते हुए देख लेता है तो वो समझ जाता है कि जिनसू डांस सीख रही है। तो जैन घर जाता है और वो खुद डांस सीखने लगता है ताकि वो जिनसू को डांस सिखा सके। इधर उसके बंदे उसे डांस करते हुए देख लेते हैं तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि उसके बॉस एक लड़की के लिए डांस करना सीख रहे हैं। आगे जैन पूरी रात प्रैक्टिस करके अच्छे से डांस सीख लेता है और उसके बाद वो जिनसू के घर जाता है उससे मिलने के लिए और कहता है, तुम डांस सीखने की कोशिश कर रही हो, आओ मैं तुम्हें डांस सिखाता हूँ। तो जिनसू कहती है, तुम्हें डांस करना आता भी है? तो जैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं आता होगा? आगे जैन जिनसू को डांस करना सिखाता है। पहले तो जिनसू बहुत सारी गड़बड़ी करती है लेकिन धीरे धीरे वो जैन के साथ बहुत ही अच्छे से डांस करना सीख जाती है। दूसरी पार्टी का दिन भी आ जाता है तो जिनसू अच्छे से रेडी होकर पार्टी में आती है पर उसके कपड़े इतने अच्छे नहीं होते जिस वजह से सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो जैन को ये सब देखा नहीं जाता तो वो जिनसू के लिए स्पेशल सब कुछ तैयार करता है जिसे देखकर जिनसू बहुत ही खुश हो जाती है। आगे पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो मिंगजी यहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि वो पार्टी का सारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके, पर ऐसा होता नहीं। जिनसू पार्टी का सारा आकर्षण लेकर जाती है जिसे देखकर मिंगजी को बहुत ही जलन होती है। आगे जिनसू के डांस की बारी आती है तो जिनसू दोंग का इंतजार कर रही होती है क्योंकि दोंग ने उससे वादा किया होता है कि वो पार्टी के दिन जरूर आएगा उसके साथ डांस करने के लिए, पर वो टाइम पर नहीं आ पाता। तो जैन जिनसू के साथ डांस करता है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छा डांस करते हैं कि तुम जैन को कहता है, अब मुझे समझ में आया तुम जिनसू की इतनी परवाह क्यों करते हो, तुम उसे पसंद करते हो ना। तो जैन कहता है, तुम्हें समझ आ गया ना, तो अब जिनसू से दूर रहना। और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जिनसू जैन को डिनर पर इन्वाइट करती है क्योंकि जैन ने बहुत बार उसकी हेल्प की होती है और वो अपने हाथों से खाना बनाने के लिए जाती है पर उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। जब जैन ये सब देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो जैन खुद जिनसू के लिए खाना बनाने लगता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। जब जिनसू उसके खाने को खाती है तो वो बहुत ही खुश होती है। तो जैन जिनसू को ये भी बताता है कि उसने लाइफ में पहली बार किसी लड़की के लिए खाना बनाया है। तो जिनसू ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे जैन जिनसू के लिए बहुत कुछ करता है ताकि जिनसू को उसके प्यार का एहसास हो सके, पर जिनसू को उसके प्यार का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता बल्कि वो तो जैन को अपना बड़ा भाई समझने लगती है। और बेचारा जैन ये सब सुन सुनकर पगला रहा होता है क्योंकि वो उसका बड़ा भाई नहीं बल्कि उसका पति बनना चाहता है। आगे जिनसू को अपने घर के बाहर एक पपी मिल जाता है तो वो उसे अपने घर उठाकर लेकर आ जाती है उसे पालने के लिए, पर जैन को पपी से बहुत ही डर लगता है क्योंकि उसके बचपन की कुछ डरावनी यादें होती है पपी को लेकर, इसलिए वो पपी से डरता है। और जिनसू इसी बात को लेकर जैन को खूब चिढ़ाती है। तो जैन जिनसू को कहता है कि वो इस पपी को बाहर छोड़ आए, पर जिनसू छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, उल्टा उसका नाम रख के उसे अपने पास रखती है और बेचारा जैन देखता ही रह जाता है।
है। आगे जेन जिनसू की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है और उसे ढेर सारी खुशियाँ देने की कोशिश करता है। तो जिनसू ये सब देखकर अपने पापा को मिस करने लगती है, क्योंकि उसके पापा भी उसके साथ इसी तरह पेश आते थे। तो जिनसू अपने पेरेंट्स को याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने भी लगती है। तो जैन कहता है अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आ रही है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहिए, पर जिनसू की हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने गांव जाकर अपने पेरेंट्स से मिल सके। तो जैन समझ जाता है कि उसे ही कुछ करना होगा जिनसू को गांव वापस ले जाने के लिए। अगले दिन जैन जिनसू को जबरदस्ती उसके गांव लेकर जाता है और उसे उसके पेरेंट्स के स्मारक पर लेकर जाता है। तो जिनसू अपने पेरेंट्स को याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अपने पापा को कहती है, पापा मैं आपके कातिलों का पता नहीं लगा पाई, लेकिन मेरी कोशिश अभी भी जारी है और मुझे दीदी मिल गई है, पर वो मुझे अपनाने से मना कर रही है। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक ना एक दिन मिंजू दीदी का दिल जीत कर रहूंगी और हम दोनों बहनें फिर से साथ होंगे। उसके बाद जिनसू अपने घर वापस जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अंकल लुई से होती है। तो अंकल लुई जिनसू को बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हुई थी उस दिन मैंने कुछ लोगों को कसिनो से यहाँ पर आते हुए देखा था। वो लोग बहुत ही अजीब लग रहे थे। तो जिनसू जैसे ये बात सुनती है तो उसे एक सुराग मिल जाता है अपने पेरेंट्स के कातिलों को ढूंढने का। तो वो सीधा कसिनो जाती है और वहाँ जाकर अंकल से पूछताछ करती है, पर अंकल उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। तो जैन को अपने अवतार में आना पड़ता है और वो उस अंकल को खींचकर एक रूम में लेकर आता है और वो उससे पूछताछ करने ही वाला होता है कि तभी जिनसू जैन को रोक देती है और कहती है कि मैं अंकल से बात करना चाहती हूँ, इसलिए तुम बाहर जाकर इंतजार करो। तो जैन जिनसू के कहने पर बाहर चला जाता है। तो जिनसू अंकल से रात के बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो लोग कौन थे, पर अंकल उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। उल्टा वो जिनसू से पैसे मांगने लगते हैं। तो बेचारी जिनसू के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो जैन के पास जाती है पैसे मांगने के लिए। तो जैन जिनसू को कहता है कि अगर तुमने उसे पैसे दे भी दिए तो भी वो तुम्हें सच्चाई नहीं बताएगी। मुझे इन जैसे लोगों को हैंडल करना आता है, इसलिए तुम यहीं पर रुको, मैं उनसे अभी सच्चाई उगलवा कर आता हूँ। और जैन अपने असली फॉर्म में आकर अंकल को डराता है और कहता है अगर तुमने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हारा यहीं पर काम तमाम कर दूंगा। तो वो अंकल पूरी तरह से डर जाते हैं और जैन को उस रात के बारे में पूरी बात बता देते हैं। वैसे अंकल को भी उन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, जितना उन्हें पता होता है वो जैन को बता देते हैं और उसके बाद डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो लोग अंकल के पीछे जाते हैं ताकि वो उन्हें रोक सके, पर अंकल उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते, जिस चक्कर में वो खाई से नीचे गिर जाते हैं। तो जिनसू अंकल को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है, जिस चक्कर में वो भी खाई से नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन सही टाइम पर जैन आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे सही सलामत ऊपर भेजता है। लेकिन इस चक्कर में जैन खाई में गिर जाता है। तो जिनसू जैसे ये सब देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो पागलों की तरह जैन के लिए रोने लगती है, क्योंकि जैन के साथ जो भी हुआ ये सब उसकी वजह से ही हुआ होता है, इसलिए वो पागलों की तरह रोने लगती है। आगे कुछ घंटे बाद जैन भी सही सलामत वापस आ जाता है। तो जिनसू जैन को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश होती है। तो जैन जिनसू को उसके लिए परेशान और रोता हुआ देख कर बहुत ही खुश होता है कि जिनसू को भी उसकी फिक्र है। तो जैन कहता है तुम्हें मेरी फिक्र है ना? तो जिनसू कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होगी, तुम मेरे बड़े भाई हो। तो जैन जैसे बड़ा भाई सुनता है तो बेचारे का मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई नहीं बल्कि सैया बनना चाहता है। आगे जिनसू जैन से पूछती है कि क्या अंकल ने तुम्हें उन गुंडों के बारे में कुछ भी बताया? तो जैन जिनसू को कुछ भी नहीं बताता और जिनसू को कहता है कि वो अपने पास्ट को भूल कर आगे बढ़े, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो एक हंसी खुशी लाइफ जिए। तो जिनसू जैन के कहने पर अपने पास्ट को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला करती है। तो जैन ये सुनकर राहत महसूस करता है। आगे जैन जब वापस आता है तो वो अपने बंदे स्वांग को कहता है कि वो जिनसू की फैमिली के बारे में सब कुछ पता लगाए कि उन लोगों का मर्डर कैसे हुआ था और किसने उन लोगों को मारा था। तो स्वांग कहता है बॉस मैं इस बारे में पता तो लगा लूंगा, लेकिन अगर जिनसू को इस बारे में पता चल गया कि हम लोग उसकी फैमिली के बारे में छानबीन कर रहे हैं तो कहीं वो आपको ही गलत ना समझ ले। तो जैन कहता है मैं जिनसू को इन सब से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब में खतरा है और मैं जिनसू को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करो। जिनसू के पेरेंट्स के मौत के बारे में सब कुछ पता लगाओ। इधर जिनसू का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर ली आकर उसे बचा लेता है और यहीं से इन दोनों की जान पहचान होने लगती है। तो ली जिनसू के करीब जाने के लिए जिनसू को बताता है कि मैं एक जापानी हूँ और मैं बिजनेस के सिलसिले में संघाई आया हूँ, लेकिन मुझे संघाई के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम मुझे संघाई घुमा सकती हो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो? जिनसू कहती है मुझे संघाई के बारे में कुछ
भी नहीं पता, मैं भी फिलहाल ही संघाई में शिफ्ट हुई हूँ, लेकिन मैं आपको इधर उधर घुमा सकती हूँ। तो ली कहता है थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। आगे जिनसू ली को इधर उधर घुमाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो ली को जिनसू के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत ही खुश होता है। आगे ऑफिस में जिनसू की बॉस जिनसू को एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाती है और उसे कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करे। पर जिनसू इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही घबराई हुई होती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो इसे संभाल पाएगी कि नहीं। तो मेहुआ कहती है मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम ये कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप रही हूँ, इसलिए मुझे मना मत करो। तो जिनसू अपने बॉस के कहने पर इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। आगे मिंगजू ली से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि मेहुआ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अगर हम इस प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दे तो मेहुआ का नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा और हम इसी तरह उसे डायरेक्टर की पोजीशन से हटा पाएंगे। और यहाँ पर मिंगजू जानबूझकर ली के सामने जिनसू का नाम लेती है। इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज जिनसू है। तो ली ये बात सुनकर थोड़ा सोच में तो पड़ जाता है, पर वो कहता है इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के बीच में कुछ भी आड़े नहीं आना चाहिए। तो मिंगजू को समझ में नहीं आता कि आखिरकार जिनसू ली के लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। आगे मिंगजू अपनी चमची मैंग को ऑर्डर देती है कि वो मेहुआ के नए प्रोडक्ट को खराब कर दे। तो मैंग अपनी दीदी के कहे अनुसार कंपनी में चोरी छुपे घुसती है और उस प्रोडक्ट को खराब करके वहाँ से चली जाती है। आगे जिनसू की कंपनी के नए प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग आते हैं और जैन भी आता है। तो जिनसू बहुत ही अच्छे तरीके से सबके सामने सब कुछ रिप्रेजेंट करती है और बहुत ही अच्छे से सबको अपने नए प्रोडक्ट के बारे में समझाती है। उसके बाद जब वो अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट को मॉडल के फेस पर लगाती है तो मॉडल का फेस पूरी तरह से जलने लगता है, क्योंकि वो कॉस्मेटिक खराब होती है जो मिंगजू ने करवाया होता है। आगे इस बात का बहुत बड़ा बवाल मच जाता है और वहाँ पर लोग पूरी तरह से पैनिक करने लगते हैं, जिस वजह से जिनसू गिर जाती है। तो जैन जिनसू को संभालता है और उसे गोदी में उठाकर रूम में लेकर जाता है। तो जिनसू जैन को कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सब कुछ अच्छे से चेक किया था, प्रोडक्ट में कोई भी खराबी नहीं थी, तो फिर उस मॉडल का फेस कैसे जल गया। तो जैन कहता है मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शांत हो जाओ, क्योंकि बिना शांत हुए हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर जैन जिनसू को शांत करता है और उसके बाद वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो इस प्रॉब्लम की तह तक जाए कि आखिरकार इन सारे कारनामों के पीछे किन का हाथ है। आगे जिनसू अपनी कंपनी में जाती है और अपनी बॉस को कहती है कि उसके कॉस्मेटिक में कोई भी खराबी नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उस कॉस्मेटिक को खराब किया है ताकि वो हमें बदनाम कर सके। तो मेहुआ कहती है क्या तुम सच में श्योर हो। तो जिनसू कहती है हाँ मैं श्योर हूँ, आप बस मुझे 2 दिन दे दीजिए, मैं 2 दिन के अंदर ये साबित करके दिखाऊंगी कि उस कॉस्मेटिक के साथ छेड़खानी की गई है। तो मेहुआ जिनसू को 2 दिन का टाइम दे देती है कि तभी वहाँ पर मिंगजू सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लेकर आ जाती है ताकि वो मेहुआ को उसके पोजीशन से हटा सके। और यहाँ पर मिंगजू मेहुआ पर दबाव डालती है कि वो अपने पोजीशन से हट जाए। तो मेहुआ समझ जाती है कि मिंगजू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि वो उसकी पोजीशन को हथिया सके और उसकी कंपनी को भी। तो मेहुआ कहती है अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो मुझे 2 दिन दो, मैं 2 दिन के अंदर ये साबित करके दिखाऊंगी कि हमारे कॉस्मेटिक के साथ छेड़खानी की गई है। अगर मैं 2 दिन के अंदर ये साबित नहीं कर पाई तो मैं खुद रिजाइन कर दूंगी। तो सारे बोर्ड मेंबर मेहुआ की बात मान लेते हैं, क्योंकि मेहुआ ने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया होता है। और बेचारी मिंगजू का मुंह पूरी तरह से उतर जाता है, क्योंकि उसने इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की होती है पर उसका कोई भी पैतरा काम नहीं करता। आगे इधर जैन मेहुआ को कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो 2 दिन के अंदर ये साबित करके रहेगा कि जिनसू की इन सब में कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी कंपनी की। तो मेहुआ जैन को थैंक्स कहती है और कहती है थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। तो जैन कहता है मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जिनसू के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जिनसू चाहकर भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती और जिनसू की बेगुनाही सबके सामने लाना ये मेरा सबसे बड़ा मकसद है। मैं ये सब जिनसू के लिए कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। आगे जैन अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो मिंगजी के घर जाकर उसकी घर की तलाशी ले, क्योंकि जैन को पूरा शक होता है कि इन सारे कारनामों के पीछे मिंगजी का ही हाथ है। तो स्वांग मिंगजी के घर जाता है और वहाँ जाकर तलाशी लेता है। तो उसे वहाँ जाकर वो सारे सबूत मिल जाते हैं जिससे जिनसू की बेगुनाही साबित हो सके। तो जैन वो सारे सबूत जाकर मेहुआ को दे देता है। तो मेहुआ अगले दिन एक मीटिंग बिठाती है और सबके सामने मिंगजी का पर्दाफाश करती है और सबको बताती है कि उसके कॉस्मेटिक को खराब किसी और ने नहीं बल्कि मिंगजी ने ही किया है। तो बेचारी मिंगजी की तो बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि उसका सारा काला कारनामा सबके सामने आ गया होता है। तो मैं अपनी बहन मिंगजी को बदनाम होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम में थी तो मिंगजी ने ही उसे सपोर्ट किया था और उसे सहारा दिया था, और अब जब मिंगजी प्रॉब्लम में है तो वो उसे ऐसे कैसे छोड़ सकती है। इसलिए मैं इसका सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और सबको बताती है कि उसे जिनसू से जलन थी और वो उसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। और यहाँ पर मैं सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है। तो मिंगजू भी सबके सामने ये
दिखाने के लिए कि ये सारा कारनामा मैंग ने किया है, वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आगे मैंग को जेल हो जाती है तो लिली जिंसू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नए नए बहाने ढूंढने लगता है और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर उसका बॉस मोटू उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो मोटू को ली पर बहुत ही गुस्सा आता है कि ली अपना मिशन छोड़ लड़के पटाने के पीछे पड़ा हुआ है, अपने मिशन से भटक रहा है। तो मोटू ली से मिलता है और उसे इस बात के लिए खूब डांटता है और कहता है तुमने मुझे बहुत ही निराश किया है, तो इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। तुम उस लड़की को अपने हाथों से मारोगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मिशन के बीच में कोई भी आए। तो ली ये बात सुनकर पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो जिंसू से प्यार करता है और वो जिंसू को मार नहीं सकता, लेकिन वो अपने बॉस के हुक्म को भी नहीं टाल सकता। तो ली यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकालता है। वो अपने बॉस के सामने जिंसू को मारने की एक्टिंग करता है, पर वो जिंसू नहीं होती बल्कि कोई और लड़की होती है, क्योंकि ली पहले ही जिंसू को किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है। पर मोटू को लगता है कि ली ने अपने हाथों से जिंसू को मारा है। तो मोटू ये देखकर बहुत ही खुश होता है और वो ली को कहता है इस बार मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूँ, इसलिए मुझे निराश मत करना। हम यहाँ पर जिस मिशन के लिए आए हैं उस मिशन को पूरा करो। और मोटू ये कहकर अपने घर वापस चला जाता है। आगे जब जिंसू को होश आता है और वो अपने आप को ऐसे अवतार में देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर ली जिंसू को झूठी कहानी बताता है कि कुछ लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने सही टाइम पर आकर तुम्हें बचा लिया। तो जिंसू ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और वो ली का शुक्रिया अदा भी करती है उसकी जान बचाने का। पर जिंसू को क्या पता कि ये सारा कारनामा तो ली का ही है। आगे ली दोंग अपने गम को भुलाने के लिए जिंसू के पास जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो जिंसू को दोंग के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है। इधर जब जैन को पता चलता है कि दोंग जिंसू के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और उसे पटाने की कोशिश कर रहा है तो उसे ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा दोंग के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने प्यार को भुलाने के लिए किसी और लड़की का सहारा ना ले, क्योंकि बाद में उसे ही तकलीफ होगी। तो दोंग यहाँ पर अपनी ही सान पट्टी चलाने लगता है और जैन को ये बताता है कि वो जिंसू को लेकर कोई भी फैसला नहीं कर सकता। जिंसू का अपना दिल है, उसका अपना दिमाग, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है, वो उसका फैसला नहीं कर सकता। तो जैन कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं उसका फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिंसू को हर्ट होते भी नहीं देख सकता। अगर तुमने जिंसू की फीलिंग्स के साथ खेला तो याद रखना कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम मेरे छोटे भाई हो लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो दोंग बहुत ही मायूस हो जाता है क्योंकि जैन जो भी कह रहा होता है वो बिल्कुल सच होता है। दोंग अपने प्यार को भुलाने के लिए जिंसू का सहारा ले रहा होता है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। आगे जैन और दोंग दोनों ही जिंसू को पटाने में लग जाता है और दोनों ही अपनी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो जिंसू को पटा सके। आगे दोंग जिंसू को प्रपोज कर देता है पर जिंसू उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसने दोंग को रिजेक्ट क्यों किया। दोंग इतना अच्छा लड़का है और वो उसे वो लाइफ दे सकता है जो वो चाहती है, लेकिन वो चाहकर भी दोंग को हाँ नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है और बेचारा दोंग देखता ही रह जाता है। आगे जैन किसी काम से बाहर जा रहा होता है तो वो जाने से पहले जिंसू को ढेर सारे स्नैक्स देता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जैन जब जिंसू के आसपास नहीं होता तो जिंसू जैन को बहुत ही मिस करती है और उसे फाइनली पता चल जाता है कि वो जैन को पसंद करती है और उसे बहुत प्यार करती है। तो वो ये बात सीधा दोंग को जाकर बताती है कि उसे जैन से प्यार हो गया है। तो दोंग ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो सोचता है कि जिंसू को भी पता है कि उसका दिल क्या चाहता है। और आगे जिंसू जैन के पास जाती है अपने दिल की बात करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर फंग जैन पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो जैन जिंसू को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो जिंसू की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन फांग के गुंडे उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते और उन्हें मारने के लिए वहाँ पर बम ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो दोनों मलबे में फंस जाते हैं। तो मलबे में फंसने की वजह से जिंसू की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो जिंसू बेहोश होने से पहले जैन से अपने दिल की बात कह देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो पूरी जिंदगी उसके साथ ही गुजारना चाहती है। तो जैन ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो जिंसू को कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकालूंगा। और जैन अपनी पूरी ताकत लगाकर जिंसू को उस मलबे से बाहर निकालता है कि तभी वहाँ पर उसके सारे साथी भी आ जाते हैं और वो उन लोगों को उस मलबे से बाहर निकालते हैं। आगे जैन ऐसी हालत में ही जिंसू को हॉस्पिटल लेकर जाता है और जब तक वो देख नहीं लेता कि जिंसू सही सलामत है तब तक वो वहाँ से भी नहीं हिलता। आगे जैन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है। आगे जब जिंसू को होश आता है तो वो जैन के बारे में पूछने लगती है पर कोई भी उसे जैन के बारे में नहीं बताता। तो जिंसू सीधा जैन के घर जाती है उससे मिलने के लिए, पर तंघाई जिंसू को जैन से मिलने के लिए नहीं देता क्योंकि तंघाई को लगता है कि आज जैन की
जो भी हालत है वो सब जिनसू की वजह से है। तो जिनसू यहाँ पर तंगहाई से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार उसे जैन से मिलने के लिए दे, पर तंगहाई उसे मिलने के लिए नहीं देता। तो जिनसू भी हार नहीं मानती और वहीं पर खड़ी रहकर जैन का इंतजार करती है कि तभी उसकी नजर उसी बंदे पर पड़ती है जिसने उसकी बार बार हेल्प की थी। तो यहाँ पर जिनसू को ये पता चलता है कि जब भी उसे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती थी या वो किसी मुसीबत में फंसती थी तो हमेशा जैन ही उसकी हेल्प करता था। भले ही वो उसके सामने नहीं आता था पर वो हमेशा उसे सारी प्रॉब्लम से बचा कर रखता था। तो जिनसू जब ये सारी बातें जानती है तो उसे जैन से और प्यार होने लगता है और वो जैन से मिलने के लिए फिर से उसके घर जाती है। तो स्वांग जिनसू को बड़े प्यार से समझाता है कि वो यहाँ से चली जाए वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर जिनसू जाने का नाम ही नहीं लेती। वो कहती है कि मैं बिना जैन से मिले नहीं जाऊंगी। तो स्वांग उसे बताता है कि जैन की हालत बहुत ही खराब है, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है और जब उन्हें होश आएगा तो वो खुद उसे बुलाने के लिए जाएगा, पर जिनसू फिर भी जाने का नाम नहीं लेती और वहीं पर रहकर जैन का इंतजार करती है। दूसरी तरफ फैंग का बंदा फैंग को बताता है कि जैन अभी तक नहीं मरा। तो फैंग ये बात सुनकर पूरी तरह टेंशन में आ जाता है और वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि वो उसके घर जाकर उसे जान से मार डाले, पर उसका बंदा उसे बताता है कि उसके घर में बहुत बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, कोई चाहकर भी उसके घर नहीं घुस सकता। तो फैंग कहता है वो जैन का बच्चा बच गया है और वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। जब तक वो बीमार है तब तक मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को हथिया लूंगा। और फैंग जैन के बेहोश होने का फायदा उठाता है और उसके आधे बिजनेस को हथिया लेता है। आगे जैन को भी होश आ जाता है और वो जिनसू से मिलने के लिए जाता है और वो जिनसू को उसकी इस हरकत की वजह से डांटता भी है। तो जिनसू जैन को गले लगा लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया लेकिन मैं हमेशा तुम्हें ही गलत समझती रही। तो जैन यहाँ पर जिनसू से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती या फिर तुम मेरा एहसान चुकाने के लिए मुझसे हमदर्दी कर रही हो। तो जिनसू कहती है मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और जिनसू यहाँ पर किस कर लेती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे जैन अपने सारे बंदों को बताता है कि वो और जिनसू एक हो गए। तो सारे लोग ये बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और सारे लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं। इधर जैन को जब पता चलता है कि जिनसू डोंग से मिलने के लिए गई थी तो उसे इस बात को जानकर बहुत ही जलन होती है। तो जिनसू उसे पूरी बात बताती है। तो जैन कहता है जो भी हो लेकिन तुम मेरे सामने किसी और मर्द का नाम नहीं ले सकती क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सर से लेकर पांव तक तुम सिर्फ मेरी हो। और यहाँ पर ये दोनों फिर से रोमांस फरमाने लगते हैं। वेल अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे दो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है और वो सारा सोना चाइना लेकर आ जाता है, लेकिन अब उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अब वो उस सोने को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, क्योंकि संघाई के सारे ट्रांसपोर्ट पर जैन का कब्जा है और जैन की निगरानी बिना कोई भी सामान यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। तो ली फैंग के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए ताकि वो उसके सामानों को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर सके, पर जैन ली के इस काम पर रोक लगा देता है और वो अपने बॉस को कहता है कि वो जापानियों का कोई भी सामान यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचाएगा और ना ही वो अपने रूल तोड़ेगा। तो फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जैन को कहता है कि क्या तुम मेरा भी हुक्म टालोगे। तो जैन कहता है जो मेरे रूल के खिलाफ होगा वो काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बॉस को बहुत ही गुस्सा आता है और ली को भी। आगे जैन को पता चलता है कि जिनसू माँ बनने वाली है। ये बात जानकर तो जैन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं और वो दोनों ये खुशियाँ एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बांटते हैं। इधर के लिए जैन को मनाने के लिए उसके घर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात जिनसू से हो जाती है और यहाँ पर ली को पता चलता है कि जिनसू जैन की गर्लफ्रेंड है और वो उसके साथ उसी के घर में रह रही है। तो ली यहाँ पर जिनसू का फायदा उठाने की कोशिश करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो जैन के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करवा दे। तो जिनसू यहाँ पर ली को साफ साफ कह देती है कि वो जैन के ऑफिस मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो जैन के काम में टांग नहीं अड़ाती और न ही वो उससे पूछती है कि वो क्या करता है, बस वो उसे सपोर्ट करती है। तो बेचारे ली को यहाँ से भी खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। आगे जब जैन को पता चलता है कि ली उसके घर आया था तो जैन जिनसू को कहता है कि वो ली जैसे बंदों से दूर रहे क्योंकि वो बंदा भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनसू कहती है ठीक है मैं उससे दूर रहूंगी, लेकिन क्या तुम मेरी एक शर्त मानोगे, मुझे बाहर घूमने जाना है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम मुझे बाहर घूमने ही जाने नहीं देते, घर में कैद करके रखते हो, जैसे मैं बीमार हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। तो जैन जिनसू की जिद करने पर उसे बाहर घूमने के लिए जाने दे देता है। तो जिनसू बाहर घूमने के लिए चली जाती है और वो खुशी खुशी मार्केट में शॉपिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बम ब्लास्ट कर देता है जिसमें जैन के एक बंदे की मौत हो जाती है, पर जिनसू सही सलामत बच जाती है। तो जैन समझ जाता है कि ये सारा कारनामा उसके बॉस ने ही किया है। तो जैन सीधा अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें धमकी देता है कि वो कल
सुबह तक अपना ये पोजीशन छोड़ दे, क्योंकि अगर उन्होंने अपना पोजीशन नहीं छोड़ा तो उसके बाद वो अपने आप पर आ जाएगा, और अपने आप पर आने के बाद उनके साथ क्या होगा वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं प्यार से कह रहा हूँ अपना पोजीशन छोड़ दो। और जैन ये कहकर वहां से चला जाता है तो उसके बॉस को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे जिनसू इस बम ब्लास्ट से इतनी डर गई होती है कि वो जैन को कहती है कि हम लोग इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, जहाँ पर हम दोनों अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे और वहाँ पर खतरों का नामो निशान नहीं होगा। प्लीज हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं ना। तो जैन कहता है जिनसू तुम परेशान मत हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। के लिए समझ जाता है कि वो जैन के होते हुए अपने सामान को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते, इसलिए उसे जैन को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इसलिए ली लोंगसी के साथ मिलकर फैंग को मारने की प्लानिंग करता है ताकि इसका सारा इल्जाम जैन पर डाल सके, और होता भी ऐसा ही है। वो लोग फैंग को मार देते हैं और इसका सारा इल्जाम जैन पर डाल देते हैं। तो बेचारा जैन सबको कहता भी है कि उसने बॉस को नहीं मारा, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तो जैन को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है। आगे जैन जिनसू को लेकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो जिनसू को खतरे में नहीं डाल सकता, और वो जिनसू को सेफली वहाँ से लेकर भाग जाता है। और इधर सारी पुलिस जैन को हर जगह ढूंढ रही होती है, पर उन्हें कहीं भी जैन का नामो निशान नहीं मिलता। इधर लोंगसी ली के दम पर अपने बॉस का पोजीशन हथिया लेता है और पूरे संघाई पर राज करने लगता है, और उसके बाद वो जैन के बंदे को भी बंदी बना लेता है और उन्हें खूब टॉर्चर करता है ताकि वो लोग जैन का पता बता सके। पर स्वांग को तंघाई की ऐसी हालत नहीं देखी जाती क्योंकि वो लोग तंघाई का पैर तोड़ चुके होते हैं। तो स्वांग लोंगसी के सामने अपने हाथ खड़े कर देता है और वो उसकी टीम में चला जाता है। तो तंघाई को स्वांग पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो अपने भाई समान जैन के साथ धोखा कैसे कर सकता है। जब वो मुसीबत में था तो जैन ने उसकी हेल्प की थी, और आज जब जैन मुसीबत में है तो वो उसे छोड़कर लोंगसी को चूज कर रहा है। और यहाँ पर तंघाई स्वांग को बहुत ही बुरा भला कहता है। एक्चुअली ये सब स्वांग और जैन का ही प्लान होता है, क्योंकि जैन को पता होता है कि उसके जाने के बाद वो लोग उसके बंदों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करेंगे, इसलिए वो स्वांग को पहले ही कह देता है कि अगर उसे ऐसा कोई मौका मिलता है कि जिससे वो लोंगसी के करीब जा सके तो उसे ये मौका नहीं खोना चाहिए। इसलिए स्वांग जैन के कहे अनुसार तंघाई के साथ काम करने लगता है और उसका भरोसा जीतने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसके पास यही एक रास्ता होता है जिससे वो जैन की बेगुनाही सबके सामने साबित कर सकता है और सबको ये बता सकता है कि फैंग को किसी और ने नहीं बल्कि लोंगसी ने मारा है। इधर तंघाई को स्वांग की ये सच्चाई पता नहीं होती और वो स्वांग को गलत समझता रहता है और उसे बहुत ही बुरा भला कहता है, जिस वजह से लोंगसी के आदमी उसे खूब मारते हैं। पर स्वांग तंघाई को नहीं मारता और उसे कहता है कि वो इस मामले से दूर रहे, पर तंघाई स्वांग की बात ही नहीं सुनता क्योंकि उसे लगता है कि स्वांग ने जैन को धोखा दिया है और वो एक नंबर का गद्दार है। इधर ली को जैन की बहुत ही टेंशन हो रही होती है कि अगर वो जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो वो एक घायल शेर की तरह वापस आएगा और उन दोनों की दुनिया तबाह कर देगा। इसलिए ली लोंगसी पर दबाव डालता है कि वो जल्द से जल्द जैन को ढूंढे, पर लोंगसी इस बात को हल्के में लेता है कि अब जैन आकर भी क्या उखाड़ लेगा। तो ली कहता है एक घायल शेर 100 शेरों के बराबर होता है, अगर वो वापस आ गया तो तुम्हारी दुनिया को तहस नहस कर देगा, इसलिए जल्द से जल्द उसे ढूंढो और जान से मार डालो। तो लोंगसी को ली पर बहुत ही गुस्सा आता है कि एक जापानी कुत्ता आकर उसे इस तरह की धमकी दे रहा है। आगे इधर जैन लोंगसी के बंदों से और पुलिस से छिपता फिरता है, क्योंकि अगर एक बार उन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे और जैन कभी भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए जैन मजदूरों की तरह एक कुटिया में रहता है और वहाँ पर ही जिनसू को रखता है और रोज मजदूरों की तरह काम करके अपना और जिनसू का पेट पालता है। तो जैन जब जिनसू को पाई पाई के लिए मोहताज देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने जिनसू से वादा किया था कि वो उसे रानियों की तरह रखेगा, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी होने नहीं देगा। लेकिन आज जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो दर दर की ठोकरें खा रही है और जैन बेचारा यही सब सोच सोच कर अंदर से ही घुटता है। तो जिनसू समझ जाती है कि जैन अपने आप को कोस रहा है उसे ऐसी लाइफ देने के लिए। तो जिनसू जैन को कहती है कि मुझे महल, सोना चांदी, गाड़ी, बंगला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे झोपड़ी में भी रखोगे ना तो मैं झोपड़ी में भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ रह लूंगी, इसलिए तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस छोटी सी झोपड़ी में भी तुम्हारे साथ खुश हूँ। आगे जैन डिसाइड कर लेता है कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े वो जिनसू को एक अच्छी लाइफ देगा, इसलिए वो कड़ी मेहनत करता है। पर यहाँ के लोग भी उसे बुली करने से पीछे नहीं हटते और उससे खूब बुली करते हैं और उसे मारते भी हैं। तो जैन उन बंदों को नहीं मारता क्योंकि अगर एक बार उसने उन लोगों को मार दिया तो वो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, फिर उसका और जिनसू का उन लोगों से छुपना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए जैन उन गुंडों से मार खा लेता है और उसके बाद घर आता है। तो जिनसू जब जैन की ऐसी हालत देखती है तो उसे जैन के लिए बहुत बुरा लगता है। तो जैन जिनसू से वादा करता है कि वो बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ पहले जैसा कर देगा और वो उसे फिर से रानियों की तरह रखेगा और किसी भी चीज की कमी होने नहीं देगा। इधर लोंगसी जैन के जाते ही पूरे संघाई पर राज करने लगता है और अपनी मनमानी चलाने
लगता है और जैन के बंदों को खूब टॉर्चर करता है ताकि वो लोग जैन का पता बता दे। तो स्वांग जैन से मिलता है और उसे जाकर पूरी बात बताता है। तो जैन कहता है तुम्हें जल्द से जल्द लोंगसी का भरोसा जीतना होगा, तभी मैं अपनी बेगुनाही साबित कर पाऊंगा। तो स्वांग जैन के कहे अनुसार लोंगसी का भरोसा जीत लेता है और उसे एक दिन नशे में धुत करके उसके पूरे घर की तलाशी लेता है, जिस वजह से उसे एक सुराग मिल जाता है जिससे वो ये साबित कर सकता है कि फैंग को जैन ने नहीं बल्कि लोंगसी ने मारा है। और स्वांग उन सारे सबूतों को इकट्ठा कर ही रहा होता है कि तभी ली का बंदा उसे पकड़ ले, क्योंकि ली को पता चल जाता है कि स्वांग जैन की बेगुनाही के सबूत ढूंढ रहा है। तो ली पहले स्वांग को खूब मारता है और उसके बाद वो स्वांग को ऑफर देता है कि वो जैन की पार्टी को छोड़कर उसकी पार्टी में आ जाए, क्योंकि उसे ऐसे ही जवाजों की जरूरत है। पर स्वांग उसके ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम जैसे जापानियों के तलवे नहीं चाटूंगा। मेरे लिए जैन भाई भगवान के समान है और मैं कभी भी अपने भगवान को छोड़कर तुम जैसे दुष्टों का साथ नहीं दूंगा। तो ली को स्वांग की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो स्वांग को खूब मारता है। इधर तंघाई को जब स्वांग की मौत के बारे में पता चलता है तो वो स्वांग के कब्र पर जाता है और वहाँ जाकर पहले उसे बहुत ही बुरा भला कहता है, लेकिन बाद में उसके लिए खूब रोता है, क्योंकि तंघाई स्वांग को अपने भाई के समान मानता था और आज उसका भाई उसके साथ नहीं होता और वो इसी बात को लेकर खूब रोता है। इधर लोंगसी स्वांग के कब्र को अकेला छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जैन कहीं भी हो पर वो अपने भाई के मौत पर उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। इसलिए लोंगसी अपने सारे बंदे कब्र के चारों तरफ फैला देता है कि जब जैन यहाँ पर आए तो उसके सारे बंदे जैन को मिलकर मार डाले। आगे लोंगसी के अनुसार जैन अपने भाई को अंतिम विदाई देने के लिए उसके कब्र पर आता है। तो लोंगसी उसे चारों तरफ से घेर लेता है और अपने सारे भाइयों से कहलवाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैन लोंगसी के सारे पासों को उल्टा पलट देता है और सबको बताता है कि फैंग को किसी और ने नहीं बल्कि लोंगसी ने मारा है और इसने मुझे जानबूझकर फंसाया है। और यहाँ पर फैंग सबके सामने लोंगसी के सारे काले कारनामों को बाहर लाता है, वो भी सारे सबूतों के साथ। तो बेचारा लोंगसी ये सब देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि तभी लोंगसी को ये भी पता चलता है कि स्वांग मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जब स्वांग ने अपने आप को गोली मारी थी तो उसने अपने आप को ऐसी जगह पर गोली मारी ताकि उस जगह से उसे ज्यादा नुकसान ना हो और ना ही उसकी मौत हो। उसके बाद जब ली के बंदों ने उसे जंगल में फेंक दिया था तब स्वांग ने अपने आप को रिकवर किया था। जब लोंगसी ये सारी बातें सुनता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर सारे गैंग मेंबर को लोंगसी के सारे काले कारनामों के बारे में पता चल जाता है और वो लोंगसी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। तो जैन सारे भाइयों को रोकता है और कहता है इससे बदला मैं लूंगा और जैन लोंगसी के पीछे भागने लगता है। इधर ली को भी पता चल जाता है कि लोंगसी का सारा काला चिट्ठा सबके सामने आ गया है, तो वो लोंगसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे बम से उड़ा देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ही ना बचे। और बेचारा जैन ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं लगता ली के खिलाफ। आगे लोंगसी के जाने के बाद जैन की बेगुनाही सबके सामने साबित हो जाती है और जैन संघाई के डक का प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिनसू भी घर आ जाती है और ये लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।